Hello students, welcome to my YouTube channel Exam Mastermind. Today we will continue with another lecture of accounting. Today's topic will be rules of debit and credit. हम लोग देखेंगे कि हम लोग डेबिट कैसे करते हैं, क्रेडिट कैसे करते हैं. डेबिट क्रेडिट रूल सीखने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी होगी कि हमें यह जानना होगा कि हमारा जितना भी ट्रांजेक्शन्स होता है वो 5 तरह का ट्रांजेक्शन होगा. बेसिकली 5 तरह के अकाउंट होंगे जिन पे हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे. वो अकाउंट क्या होंगे? क्लियर, CLEAR. C for capital, L for liability, E for expenses, A for assets and R for revenue. तो हमारा जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा वो इन्हीं किसी 5 कैटेगरी को बिलोंग करेगा. क्लियर? ठीक है. CLEAR याद रखिएगा. किस किस टाइप के अकाउंट होते हैं? 5 टाइप के होते हैं. एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड लॉस. और एक्सपेंस या लॉसेस या फिर रेवेन्यूज. ठीक है. ये 5 तरह के होंगे. शॉर्ट ट्रिक है इसका क्लियर. ठीक है ना. अब हम लोग और देखेंगे कि वेरिएबल्स होते हैं अकाउंटिंग में. ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है लेकिन एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. फिर भी आप लोग जान लीजिए एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन MCQ बेस्ड. ठीक है. वेरिएबल्स दो टाइप के हैं, स्टॉक वेरिएबल्स एंड फ्लो वेरिएबल्स. ठीक है. स्टॉक वेरिएबल क्या होते हैं? स्टॉक वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनको हम लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम में कैलकुलेट कर सकें. ठीक है. बता सकें कि उस पॉइंट ऑफ टाइम में उसकी वैल्यू क्या होगी. ज़्यादा कुछ समझ नहीं होगा, एग्जाम्पल से समझना होगा. एग्जाम्पल लेते हैं. हमारा बिजनेस. ठीक है. मान लो मैं 1 जनवरी मैं बिजनेस का ओनर हूँ. ठीक है. 1 जनवरी को 2020 एक पॉइंट ऑफ टाइम लेते हैं, सपोज 2 PM. 2 बजे एक बंदा आता है, मुझसे पूछता है कि आप मुझे ये बताओ कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपका एसेट कितना है. ठीक है. तो मैं इसका जवाब दे पाऊंगा. बोलेगा कैपिटल कितना है, तो मैं इसका भी जवाब दे पाऊंगा. पूछेगा लाइबिलिटी कितना है, तो मैं इसका भी जवाब दे पाऊंगा. पूछेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपका एक्सपेंस कितना है, आप बता पाओगे कि उस पॉइंट में एक्सपेंस क्या होगा? कुछ पता नहीं चलेगा कि 2 बजे का एक्सपेंस क्या है मेरा. तो आप उस पॉइंट ऑफ टाइम में तो 2 बजे आप सोचो कि वो 2:01 हो जाएगा, फिर 2:02 हो जाएगा. तो आप उस पॉइंट ऑफ टाइम में एक्सपेंस बता पाओगे? नहीं बता पाओगे. ठीक है. उस पॉइंट ऑफ टाइम में आप रेवेन्यू बता पाओगे? नहीं बता पाओगे. तो एक्सपेंस और रेवेन्यू आप नहीं बता पाओगे उस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन एसेट बता दोगे. एसेट का मतलब क्या हुआ कि आपके कंपनी में कितने एसेट है. तो 2 बजे के टाइम में मैं बता सकता हूँ कंपनी के पास मेरे पास इतना कैश पड़ा हुआ है. ठीक है. ये मेरी मशीनरी है, ये मेरा स्टॉक पड़ा हुआ है, ये मैं बता सकता हूँ एग्जैक्ट 2 PM को. ठीक है. कैपिटल कितना बता सकता, हाँ मेरा इतना पैसा लगा हुआ है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में, इतना पैसा मेरे इस बिजनेस में लगा हुआ है, ये भी मैं बता सकता हूँ. कैपिटल भी बता सकता हूँ. लाइबिलिटी भी बता सकता हूँ मैं, हाँ मुझे ये बिल देने हैं. ठीक है. ये मेरा लोन है. उस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं एग्जैक्टली इसका आंसर कर सकता हूँ. लेकिन मुझे पूछेगा एक्सपेंस क्या है इस पॉइंट ऑफ टाइम में तुम्हारा, तो मैं वो नहीं बता पाऊंगा. ठीक है. रेवेन्यू क्या है ये मैं नहीं बता पाऊंगा. इसलिए स्टॉक वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम में. ठीक है. और फ्लो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनको उस पॉइंट ऑफ टाइम में कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ओवर ए पीरियड एक टाइम में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे हम लोग से पूछा जाए आज पूरे दिन का 1 डे, मतलब ये एक टाइम पीरियड हो गया. 1 डे पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, 1 डे एक पीरियड है. या फिर 1 वीक या फिर 1 ईयर. मैं ये बोल सकता हूँ मेरी 1 वीक का रेवेन्यू क्या है, मेरे 1 वीक का एक्सपेंस क्या है, मैं ये बता सकता हूँ. एक पीरियड ऑफ टाइम में मैं इसका आंसर दे सकता हूँ. यहाँ 1 वीक में मुझे इतना रेवेन्यू आया है और इतना मेरा एक्सपेंस हुआ. 1 ईयर में मेरा इतना रेवेन्यू आया, मेरा इतना एक्सपेंस हुआ. तो ऐसे वेरिएबल्स को क्या कहा जाता है? फ्लो वेरिएबल्स. तो फ्लो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनको एक पीरियड ऑफ टाइम में कैलकुलेट कर सकते हैं, ना कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में. ठीक है. लेकिन स्टॉक वेरिएबल्स क्या होते हैं कि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम में उसको कैलकुलेट किया जा सकता है. स्टॉक वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं? एसेट, कैपिटल एंड लाइबिलिटी. जो हम लोग देखते हैं एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ऐसे याद रखिए. ये तीनों आपके कौन से वेरिएबल है? स्टॉक वेरिएबल है. स्टॉक वेरिएबल को परमानेंट वेरिएबल्स भी कहा जाता है. परमानेंट वेरिएबल्स भी कहा जाता है देखिएगा. या फिर परमानेंट अकाउंट्स. मतलब एसेट का आपका जितना भी जो भी अकाउंट होगा वो कौन सा अकाउंट होगा? परमानेंट अकाउंट होगा. लाइबिलिटी का आपका जो भी अकाउंट होगा वो क्या होगा? परमानेंट होगा. कैपिटल का आपका जो भी अकाउंट होगा वो क्या होगा? परमानेंट होगा. ठीक है. लेकिन फ्लो वेरिएबल्स में 2 ही वेरिएबल आते हैं, एक्सपेंस और रेवेन्यू.
एक्सपेंस एंड रेवेन्यू और व्हाट, फ्लो वेरिएबल्स। मतलब इसको पीरियड ऑफ टाइम में कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी परमानेंट अकाउंट होते हैं उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड या फिर नेक्स्ट ईयर, हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जैसे आपके पास कैश पड़ा हुआ है, एसेट है, ऐसा तो नहीं है कि आप मान लो 2020 में आपके पास 1 लाख कैश पड़ा है, तो अब 2021 में नया अकाउंटिंग पीरियड आया तो वो उस कैश को आप फेंक तो नहीं दोगे, ठीक है, उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इसलिए जितने भी परमानेंट अकाउंट होते हैं उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। आपकी जितनी भी लाइबिलिटी है, जैसे मान लो आपने बिल नहीं पे किया या फिर आपने लोन नहीं पे किया है, ठीक है, आपका लोन बाकी है, तो उसको आप लोग नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट ईयर में भी वो लोन देना होगा, ठीक है। तो आपके एसेट भी कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं, लाइबिलिटी भी, आपका कैपिटल, आपने मान ले 1 करोड़ रुपए लगाया अपने बिजनेस में, ऐसा थोड़ी वो 1 करोड़ रुपये नेक्स्ट ईयर में जाके आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो कैपिटल को भी नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। लेकिन एक्सपेंस और रेवेन्यू को हम लोग नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। क्यों? क्योंकि मेरा जो भी रेवेन्यू आया मेरा उस साल का रेवेन्यू है 2020, ठीक है। एक्सपेंस को भी हम लोग अकाउंट्स को, मतलब एक्सपेंस रेवेन्यू से जो कैश आ रहा है उसको तो हम लोग रखेंगे, उसको नहीं फेंकेंगे। रेवेन्यू अकाउंट को हम लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं अगले साल के लिए। इसको क्या किया जाता है, एक्सपेंस और रेवेन्यू से जो हमारा कैश आ रहा है, लेकिन एक्सपेंस और रेवेन्यू दोनों के डिफरेंस से ही हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट हो रहा होगा तो ऑब्वियसली हमारे पास कैश आ रहा होगा, तो हमें कैश को तो रखना है, उस कैश को फेंकना नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंस और रेवेन्यू को अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, मतलब वो जो हम लोग टेबल बनाएंगे एक्सपेंस और रेवेन्यू का, वो नेक्स्ट ईयर फ्रेश टेबल बनाएंगे, ना कि उसी टेबल को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जो फ्रेश टेबल बनाएंगे उसमें ये एंट्री नहीं रहेगा कैरी फॉरवर्ड एंट्री, ठीक है, उसकी कोई एंट्री नहीं रहेगी कैरी फॉरवर्ड की एंट्री। उसमें क्या एंट्री रहेगी, प्रॉफिट लॉस की एंट्री रहेगी, ठीक है, प्रॉफिट लॉस। क्योंकि एक्सपेंस और रेवेन्यू से हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है या फिर लॉस मिलता है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है ट्रांसफरिंग। तो ये प्रॉफिट लॉस को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। इसके पहले मैंने बताया था प्रॉफिट लॉस को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग, कैपिटल अकाउंट में। ऑब्वियसली मैं बिजनेस में ओनर हूँ बिजनेस का, तो जितने भी प्रॉफिट आ रहे हैं वो मुझे ही आएंगे, उसके ओनर को आएंगे। तो उसके ओनर में कैपिटल, उसके ओनर के कैपिटल में प्रॉफिट या फिर लॉस जुड़ता है या घटता है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोला था ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू कैपिटल अकाउंट, ना कि कैरी फॉरवर्ड। तो एक्सपेंस और रेवेन्यू को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, बल्कि उसका जो डिफरेंस है प्रॉफिट और लॉस आ रहा है उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में। तो याद रखिएगा फ्लो वेरिएबल्स को टेम्प्रोरी अकाउंट भी बोला जाता है, और ये क्या क्या होता है, एक्सपेंस और रेवेन्यू, और इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते बल्कि ट्रांसफर करते हैं। तो दिस वाज स्टॉक वेरिएबल्स एंड फ्लो वेरिएबल्स। ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं है इसका, एप्लीकेशन होगा इसका, ठीक है। अब रूल्स ऑफ मैं पढ़ाऊंगा जो फाइनली मोस्ट अवेटेड टॉपिक, कि हम लोग डेबिट और क्रेडिट करते कैसे हैं, डेबिट और क्रेडिट करने का रूल्स क्या है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। रूल्स क्या है, आपके सामने ये लिखा है, ये रहा रूल्स, ठीक है। जब भी एसेट बढ़ेगा, ठीक है, तो हम लोग उसको डेबिट करेंगे। जब भी एसेट घटेगा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। ये पहला रूल। एसेट इंक्रीज, मतलब एसेट इंक्रीज तो क्या करेंगे, डेबिट, डेबिट। एसेट डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। दिस इज वन रूल। कैपिटल के साथ क्या होगा, कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा तो करेंगे क्रेडिट, क्रेडिट। कैपिटल जब भी डिक्रीज होगा तो करेंगे डेबिट। कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, कैपिटल जब भी घटेगा तो डेबिट। नेक्स्ट रूल इज रेवेन्यू। रेवेन्यू रेवेन्यू जब भी आएगा, मतलब रेवेन्यू बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। रेवेन्यू घटेगा तो क्या करेंगे, डेबिट। रेवेन्यू घटेगा मतलब क्या होगा, एक्सपेंस होगा। जब भी एक्सपेंस होगा तो क्या करेंगे, डेबिट। रेवेन्यू आएगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। रेवेन्यू घटेगा तो डेबिट,
ठीक है, रेवेन्यू बढ़ा तो क्रेडिट, रेवेन्यू घटा तो डेबिट। एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, एक्सपेंस घटा तो क्रेडिट, एक ही बात है दोनों। ठीक है, रेवेन्यू का जस्ट उल्टा होता है एक्सपेंस। फिर से बता रहा हूँ, रेवेन्यू रेवेन्यू बढ़ा तो क्रेडिट, रेवेन्यू घटा तो डेबिट। ठीक, एक्सपेंस बढ़ा मतलब एक्सपेंस हमेशा बढ़ता ही है, तो वो डेबिट होगा। लेकिन किसी किसी कंडीशन में एक्सपेंस मेरा घट जा रहा है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। मतलब कुछ रिफंड विफंड आ गया तो हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि रिफंड से मेरा क्या हुआ, एक्सपेंस कम हो गया, या कोई डिस्काउंट मिला मुझे तो वो क्या कर देंगे, क्रेडिट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। लाइबिलिटीज घटेगी तो क्या करते हैं, डेबिट। ये सब लिखा हुआ है। फिर एक्सपेंस के बारे में भी मैंने बता ही दिया। एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, इतना सारा रूल है, करना क्या है। एक ट्रिक है जो मैं बताता हूँ बच्चों को। ये फॉर्मूला लिखो, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। बस एक चीज़ आपको याद करना है, सिर्फ एक चीज़ नहीं, दो चीज़ याद करना है, और रेवेन्यूज। ये दो चीज़ याद कराऊंगा मैं। याद आपको क्या रखना है, बस ये याद रखना है और ये याद रखना है कि एसेट बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट घटेगा तो क्रेडिट। ठीक है, अब इसके अपोजिट जो है आपका कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, वो एसेट के जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि हम लोग डुअल एंट्री फॉलो करते हैं। डुअल एंट्री फॉलो करते हैं तो एक साइड डेबिट होता है तो ऑब्वियसली उसके अगले साइड क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसलिए जब भी कैपिटल बढ़ेगा तो डेबिट का उल्टा होगा, मतलब क्रेडिट। ये भी लाइबिलिटी भी बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। करेक्ट। एसेट जब घट रहा था तो क्या हो रहा था, क्रेडिट। तो कैपिटल जब घटेगा तो क्या होगा, डेबिट। क्योंकि एसेट घट रहा था तो क्रेडिट हो रहा था, तो कैपिटल घटेगा तो क्या होगा, डेबिट। जस्ट उसका उल्टा, लाइबिलिटी के भी साथ क्या होगा, डेबिट। ठीक है, ये रूल हो गया। क्विकली फिर से बताता हूँ, याद रखिएगा, ये रूल सीख लीजिएगा, उसके बाद एंट्री में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक ही चीज याद रखना, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट बढ़ा तो डेबिट, ये याद रखना, बस खत्म। बाकी चीज़ अपने आप आ जाएगी। तो कैपिटल बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, एसेट घटेगा तो क्या होगा, डेबिट का उल्टा, क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अपोजिट साइड क्या होगा, सब कुछ उल्टा। जैसे हाँ, कैपिटल घटेगा तो क्या, डेबिट। लाइबिलिटी घटेगा तो क्या, डेबिट। मतलब इसके इस साइड के उल्टा होगा यहाँ पे, इस साइड के उल्टा होगा यहाँ पे, क्योंकि वो उस पार है, इक्वल टू के उस पार है। एक जगह डेबिट होगा तो दूसरी जगह क्रेडिट होगा ऑब्वियसली। इस साइड क्रेडिट होगा तो अगले साइड उसका क्या होगा, डेबिट होगा। तो एक रूल याद रखना था, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, खत्म। नेक्स्ट रूल क्या याद रखना है आपको, रेवेन्यू। रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट, रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्या करना है, क्रेडिट। तो ऑब्वियसली रेवेन्यू घटेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, दूसरा रूल क्या याद रखना है, बस ये याद रखना, दो ही चीज याद रखनी है, आपको सारा कवर हो जाएगा। रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट, रेवेन्यू घटेगा तो डेबिट। अब रेवेन्यू का उल्टा क्या होता है, एक्सपेंस। ये डुअल एंट्री बहुत काम आती है। आप एक चीज पता कर लो, दूसरा चीज अपने आप पता चल जाता है। रेवेन्यू का जस्ट उल्टा क्या होता है, एक्सपेंस। तो जब रेवेन्यू बढ़ रहा था तो क्रेडिट हो रहा था, तो ऑब्वियसली रेवेन्यू का उल्टा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस उल्टा ट्रेंड फॉलो करेगा रेवेन्यू से। तो रेवेन्यू बढ़ रहा था तो क्रेडिट, लेकिन एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट। और ये डेबिट हो रहा है तो ये चीज एक्सपेंस घटेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। सारे रूल्स कवर हो गए। ठीक है, तो आपको दो ही चीज याद रखना है, क्या, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, और रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट। बाकी चीजें डुअल एंट्री से अपने आप आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्यों, एसेट के अपोजिट ट्रेंड कौन कौन फॉलो करेगा, लाइबिलिटी और कैपिटल। रेवेन्यू के अपोजिट ट्रेंड क्या फॉलो करेगा, एक्सपेंस। ठीक है, तो ये है रूल डेबिट और क्रेडिट का। इसका कुछ मैं एग्जांपल लेता हूँ जो क्विकली कवर करूंगा, क्योंकि जो एंट्री है वो डिटेल में आगे कवर्ड है।
ये सारी एंट्रीज ही करवाऊंगा मैं भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में। बस मैं एक छोटा सा एग्जांपल जो, ताकि आपको फीलिंग आ जाए कि एंट्री करते कैसे हैं, वो मैं समझा देता हूँ। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कि आपकी एक बुक की दुकान है, आपने बुक बेचा 100 रुपीज़ का, ठीक है। अब जो कब जब जब कभी भी ट्रांजैक्शन का एंट्री करना है तो हमें सबसे पहला चीज़ ये फॉलो करना है कि हमें पहचानना है कि एंट्री कहाँ कहाँ होगी। और हम लोग जब भी एंट्री करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डुअल एंट्री करते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, हमें सबसे पहला स्टेप क्या है, ये डुअल एंट्री पहचाननी कि हमें क्या क्या एंट्री करना है। ठीक है, 100 रुपीज़ का मैंने सेल किया है। सेल किया मतलब क्या, रेवेन्यू, रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू से क्या आएगा, मुझे कैश आएगा। ठीक है, और दूसरा एंट्री क्या होगा, तुम्हारा सेल का ही एंट्री होगा क्योंकि सेल हुआ है मेरा। ठीक है, तो सबसे पहले डुअल एस्पेक्ट को पहचानना है ट्रांजैक्शन का। ये ट्रांजैक्शन हुआ 100 रुपये का, सेल हुआ मेरा, इसके डुअल नेचर को पहचानना है। 100 रुपये के सेल से क्या होंगे, 100 रुपये मुझे मेरे पास कैश आएंगे। ठीक है, और क्या होगा, एक सेल भी हुआ मेरा। ये डुअल नेचर मैंने पहचान लिया। पहला स्टेप ये है कि डुअल नेचर पहचानो। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई करो कि ये किस अकाउंट को बिलोंग करता है। सेल किस अकाउंट को बिलोंग करता है, कैश किस अकाउंट को बिलोंग करता है। मैंने क्या बोला था, अकाउंट्स किस किस टाइप के होते हैं, क्लियर, CLEAR। ठीक है, तो कैश, कैश क्या होता है, एसेट। ठीक है, तो ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, ये एसेट है। ठीक है, सेल, सेल को आइडेंटिफाई करना है इन क्लियर में से कौन सा है। क्लियर में से सेल क्या है, एक्सपेंस नहीं है, क्या है, रेवेन्यू है। सेल को आइडेंटिफाई कर दिया मैंने कि ये रेवेन्यू है। अब रूल लगा देना है डेबिट क्रेडिट का। तो कैश 100 रुपये मेरे पास आ रहा है, मतलब मेरा एसेट बढ़ रहा है। तो कैश में क्या करेंगे हम लोग, कैश अकाउंट में 100 रुपये डेबिट। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या, डुअल नेचर को पहचानो। दूसरा स्टेप क्या, क्लियर में से पहचानो कि कौन सा अकाउंट है। जैसे 100 रुपीज़ कैश मैंने पहचाना, ये कैश मेरे लिए एसेट है, तो एसेट कैटेगरी में अब कैश आ रहा है, मतलब एसेट बढ़ रहा है। एसेट बढ़ रहा है मतलब क्या करना है, हम लोग अभी रूल सीखा, एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कैश को मैंने 100 रुपीज़ डेबिट कर दिया। ठीक है, सेल। अब सेल, सेल अकाउंट क्या है, सेल अकाउंट रेवेन्यू का अकाउंट है, ये भी मैंने पहचान लिया। और रेवेन्यू बढ़ता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये चीज़ के बारे में मुझे सोचने, ये जो मैंने ये एंट्री किया, इसके बारे में मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं थी। क्यों, क्योंकि मैंने 100 रुपीज़ डेबिट कर दिया, तो पक्का एसएल अकाउंट में 100 रुपीज़ क्रेडिट होगा। डुअल नेचर का यही फायदा है। मैंने पहचान लिया 100 रुपीज़ डेबिट हुए, तो पक्का 100 रुपीज़ सेल क्रेडिट ही होगा सेल अकाउंट में। ठीक है, तो ये है डुअल नेचर का फायदा, डुअल एंट्री का फायदा। ठीक है, तो एसेट बढ़ रहा है तो 100 रुपये, सौ सौ 100 रुपीज़ एसेट बढ़ा है तो हम लोगों ने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। लेकिन ये मेरा सेल भी हुआ है तो सेल में मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो स्टेप हमेशा याद रखिए। स्टेप याद रखिएगा तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको एंट्री करने में। पहला स्टेप, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या, डुअल नेचर देखो कि डुअल एंट्री में क्या क्या आएगा। ठीक है, कौन कौन से अकाउंट्स आएंगे, एक अकाउंट होगा, कोई दूसरा अकाउंट होगा, मिनिमम 2 अकाउंट होंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है, क्लासीफाई करो। क्लासीफाई करो ये दोनों अकाउंट किसको बिलोंग कर रहे हैं, क्लियर में से, CLEAR, मतलब या तो कैपिटल है, या तो लाइबिलिटी है, या एक्सपेंस है, या एसेट है, या फिर रेवेन्यू है। तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा कि क्लासीफाई करो कि ये जो मेरी डुअल एंट्री को आइडेंटिफाई किया अकाउंट को मैंने, वो कौन से कैटेगरी में फिट होता है। एसेट में होता है, एसेट में होता है, या लाइबिलिटी में होता है, या कैपिटल में होता है, या एक्सपेंस में होता है, या रेवेन्यू में होता है। आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपको फोर्थ स्टेप है कि आप रूल लगाओ। रूल्स लगाओ, क्या करना, अगर एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट कर दो, एसेट घट रहा है तो क्रेडिट कर दो, जो मैंने बताया इसके पहले। तो ये था रूल्स डेबिट और क्रेडिट करने का। तो ये जो बेसिक रूल मैंने क्लियर कर दिया, इसके आगे मुझे नहीं लगता आपको डिफिकल्टी आएगी कोई भी एंट्री करने में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि एंट्री कैसे करनी है, अलग अलग अकाउंटिंग की, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स का एंट्री क्या करना है। तो हम लोग बेसिकली यही 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। ठीक है, ये 4 स्टेप्स आपने कॉन्कर कर लिया तो आपको डेबिट क्रेडिट की एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों को अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है कि कौन से अकाउंट में डेबिट किया जाए, कौन से अकाउंट में क्रेडिट किया जाए। तो आपको ये 4 स्टेप याद रखने हैं, ट्रांजेक्शन्स, डुअल एंट्री आइडेंटिफाई करना है, फिर क्लासीफाई करना है कि कौन से अकाउंट को बिलोंग करता है, फिर लास्ट में रूल लगा देना। रूल वाले चीज़ में आपको याद करना पड़ेगा, कब करते हैं डेबिट, कब करते हैं क्रेडिट, उसका भी मैंने आपको ट्रिक सिखा दिया है। मात्र 2 ही ट्रांजेक्शन याद रखना है, एसेट का और रेवेन्यू का। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला लिख के आप
डिड्यूस कर सकते हैं कि आपका कौन सा एंट्री क्या होगा। ठीक है, तो डुअल एंट्री बहुत काम की चीज़ है, इसको हमेशा दिमाग में रखें। अब हम लोग दूसरा क्लासिफिकेशन देखेंगे अकाउंट्स का, जिसमें 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिकल परस्पेक्टिव से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इसमें डेबिट क्रेडिट रूल पढ़ेंगे हम लोग, इसमें पढ़ तो लेंगे एग्जाम परस्पेक्टिव सिर्फ एग्जाम के पर्पज़ के लिए, लेकिन जब हम लोग एंट्री करेंगे, जो हम लोगों ने पहले रूल्स पढ़े हैं उसी को फॉलो करेंगे, इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, बस ये याद रखने के लिए, ताकि एग्जाम में आए डायरेक्टली तो सही टिक कर सकें। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट नाम से ही क्लियर है, किसी पर्सन का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर्सन से क्या मतलब है? नेचुरल पर, मतलब जो नॉर्मल इंसान होता है वो भी हो सकता है, कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट जरूरी नहीं है कि किसी सिर्फ जीवित व्यक्ति या फिर नेचुरल व्यक्ति का ही हो, कोई कोई रिप्रेजेंट कर रहा है अकाउंट को, जैसे सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट इनडायरेक्टली एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस अकाउंट में क्या करेंगे हम लोग? ये भी एक टाइप का क्या होगा? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज अकाउंट्स टाइप्स आर रिलेटेड टू द पर्सन, पर्सन से रिलेटेड होता है। दिस टाइप्स में बी नेचुरल पर्सन लाइक राज, राज अकाउंट, राजेश अकाउंट, रमेश अकाउंट, सुरेश अकाउंट एक्सेट्रा। दीज पर्सन कैन ऑल्सो भी आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं, लाइक पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, कंपनीज, कोई कंपनी XYZ लिमिटेड। ठीक है, ये कोई आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। बॉडीज कॉर्पोरेट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एक्सेट्रा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राजेश एंड सुरेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, ये किसी कंपनी का नाम है, ये भी एक टाइप का पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देयर कैन बी अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स एज वेल। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स भी होते हैं, जैसे जैसे क्या? सैलरी अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एम्प्लॉय को। ठीक है, व्हेन इट इज पेएबल टू एम्प्लॉय, इट इज known how much amount is payable to each of the employee, but collectively it is called salary payable account. सैलरी पेएबल अकाउंट भी क्या होगा? एक टाइप का पर्सनल अकाउंट। नाउ वी विल सी रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स क्या होते हैं? पहले बात तो रियल अकाउंट्स का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी बिजनेस के अंदर आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो भी बिजनेस के बाहर जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। फॉर एग्जाम्पल कैश, कैश बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस के अंदर आ रहा है तो क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। कैश बिजनेस के बाहर जा रहा होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। मतलब कैश कम हो रहा है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। ज़्यादा बिजनेस में कैश आ रहा है, मतलब कैश बढ़ रहा है तो क्या करते हैं? डेबिट। तो दिस इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में जनरली क्या होता है? एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, जैसे कैश, कैश एक एसेट है। कार, कार अकाउंट, कार भी हमारी कंपनी के लिए क्या है? एसेट है। ठीक है, लैंड, ये क्या है? एसेट है, तो ये भी क्या होगा? रियल अकाउंट। तो जितने भी एसेट से रिलेटेड होते हैं वो क्या होते हैं? रियल अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, इसको फर्दर क्या क्लासीफाई कर सकते हैं? टेंजिबल, जिसको छू सकें, इंटेंजिबल, जिसको नहीं छू सके। ठीक है, टेंजिबल अकाउंट में क्या होंगे? जैसे कार, कैश, ये सब छू सकते हैं। इंटेंजिबल में क्या हो जाते हैं? आपके पेटेंट हो जाते हैं। ठीक है, गुडविल्स हो जाते हैं। ये सब डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पेटेंट क्या होते हैं, गुडविल क्या होते हैं, आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है? रियल अकाउंट्स है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। बिल्डिंग, जो हमारा बिल्डिंग अकाउंट है, कैश अकाउंट है, स्टेशनरी अकाउंट है, इन्वेंट्री अकाउंट, ये सब क्या है? एसेट्स हैं, और एसेट्स से जनरली रियल अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स में क्या होंगे? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। नाउ वी विल सी नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं? एक्सपेंस या फिर रेवेन्यू वाले। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट को टेम्पोररी अकाउंट भी बोलते हैं, जिससे हम लोगों ने पहले देखा था। टेम्पोररी अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें क्या आता है? एक्सपेंस आता है, रेवेन्यू आता है। इसमें रूल क्या होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। ठीक है, एक्सपेंस को क्या कर दो? जितने भी खर्चे हो रहे हैं मेरे, मतलब एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो क्या करते थे हम लोग? डेबिट। ठीक है, और जितना भी रेवेन्यू आ रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है उसको क्या कर दो? क्रेडिट। यही रूल है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो 3 गोल्डन रूल्स क्या क्या हो गए? पर्सनल अकाउंट के लिए क्या होगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है,
रियल अकाउंट्स के लिए क्या हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। ये हो गया रियल अकाउंट के लिए रूल, ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे। नाउ थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट, जिसका रूल क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स। ठीक है, ये तीन आपके गोल्डन रूल्स थे। तो आज का लेक्चर यहीं